नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सबका अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। बेटा आशा कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। व्यस्त कहाँ होना है? व्यस्त होना है आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को एक स्टेप बूस्ट भी करते रहिए। बेटा हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने क्लास 9th में जो इतिहास है उसका अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति को शुरुआत किया था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति को स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में हमने अद्भुत सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आगे के कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो आज आपके लिए यहाँ पर एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये है फ्रांसीसी क्रांति का एक स्वरूप। और इस किले को आप लोग जान गए होंगे कि ये कौन सा किला है, ये कौन सा फोर्ट है। ये है बास्तील का किला। क्या है ये है बास्तील का किला। और जब ये किला जब ढाया गया था, बास्तील का किला, इसी को ढहा करके कब 1789 में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना। ये सारी बातें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी किया था। चलो बेटा अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो आपका स्वागत है इस बेहतरीन से मोटिवेशनल कोट से। नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन अपने पथ पर अगर हम एकाग्रचित होकर के आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है, लक्ष्य को भी साधा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो कभी भी बैक नहीं होना है, कभी भी बैक नहीं होना है, हमेशा आगे चलते रहना है। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। तो आप लोग को अच्छे तरीके से वर्ल्ड का मैप भी याद होना चाहिए कि आप लोग नजर फिराएं तो पता चल जाए यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर फ्रांस है। और जिस समय की बात हो रही है ये, इस समय यहाँ पर किसका राजवंश था? बुर्बो राजवंश था। कहाँ पर? फ्रांस में। जब वहां पर क्या होता है? क्रांति का बिगुल फूकता है, क्रांति का बिगुल फूका जाता है, उस समय वहां पर बर्बन डायनेस्टी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बर्बन डायनेस्टी का राजवंश था। और कौन राजा था उस समय? राजा था लुई 16। कौन था? लुई 16 वहां का उस समय का राजा था। लुई 16 कहां था? वहां का उस समय का राजा था। कौन था? लुई 16 क्या था? वहां का किंग था, है ना, वहां का राजा था। ये सारी वार्तालाप आपको क्लियर हो गई थी, ये सारी वार्तालाप आपको क्लियर हो गई थी। ठीक है, ये है पूरा फ्रांस का मैप, ये है पूरा फ्रांस का मैप। ठीक है, आगे पढ़ लो। आज क्या पढ़ेंगे? और ये क्या है? ये बास्तील का किला, फोर्ट ऑफ बास्तील। क्या ये बास्तील का किला है ना। और वो ईयर कौन सा था? 1789, जब इस क्रांति का बिगुल फूका गया था। अच्छा एक बात और मैं आपको कंठस्थ करा देता हूं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व पटल को क्या दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व पटल को 3 शब्द दिए: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और क्या दिया था? और दिया था बंधुत्व। दुनिया के लगभग जितने संविधान हैं, जितने भी आप देश देखेंगे, वहां पर इन तीनों शब्दों को भी अक्षरशः पालन किया गया है। भारत में भी आप देखेंगे यहीं से कॉन्सेप्ट उठा के लिया गया है। जब भारत का संविधान मेंटेन हो रहा था तब यहीं से कॉन्सेप्ट उठाया गया था। इवन अमेरिका का जो सिटीजन राइट है वो जो लिया गया है वो भी कहीं ना कहीं इसी से ही मैच करता है, यहां से उसको लिया गया है। आगे बढ़िए। और ये वो सभा जहां पर क्या हुआ था? ये वो सभा जहां पर किसकी बात की गई थी? जहां पर बात की गई थी टैक्स को बढ़ाने की, टैक्स को इंक्रीज करने की। ये सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, है ना। ये सभा बैठी हुई है, ठीक है, ये सभा बैठी हुई। यहाँ क्या बात होगी? यहाँ पर टैक्स को बढ़ाना होगा, यहाँ पर टैक्स को बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस पर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और कर्जा किन कारण से बढ़ा था? कर्जा बढ़ा था पहले तो एक रीजन था लगातार युद्ध में, है ना, युद्ध में व्यस्त रहने के कारण, युद्ध में व्यस्त रहने के कारण, युद्ध में व्यस्त रहने के कारण। और दूसरा क्या था? शानो शौकत पे, है ना, शानो शौकत पे इन्होंने बहुत खर्चा किया था, इसी कारण इन पे जो बोझ था वो बढ़ रहा था। तो अपने इस बोझ को उतारने के लिए लुई 16 ने क्या किया? लुई 16 ने बोला कि अब हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे, नए टैक्स लगाएंगे। तो उसके लिए बाकायदा ये क्या होती है? एक सभा बुलाई जाती है, क्योंकि
फ्रांस के संविधान में जो लिखा गया था राजाओं के टाइम पे मोनार्क सिस्टम में जो था उसमें ये बात कही गई थी कि जब भी टैक्स बढ़ेगा तो तीनों स्टेट के लोगों को वहां बुलाया जाएगा। स्टेट क्या है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग भूले नहीं होंगे, वहां का विभाजन है ना, वहां का वर्ग विभाजन उसको एस्टेट में बताया जाता था, है ना, वहां का जो वर्ग विभाजन था उसे एस्टेट में विभाजित किया गया था, है ना, एस्टेट में। और आप लोग बिल्कुल नहीं भूले होंगे कि एस्टेट 1 में कौन था, एस्टेट 1 में पादरी लोग थे, एस्टेट 2 में कुलीन लोग थे जैसे कि अमीर लोग, और एस्टेट 3 में सामान्य जनता। ये सारी वार्तालाप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए, हाँ, अब वहां पर दो तरीके के टैक्स को इंप्लीमेंट किया जाता था। पहला था टाइड, पहला क्या था, पहला था टाइड। और ये क्या था, टाइड क्या था, टाइड पता है क्या था, एक मिनट आ जाओ भाई, क्यों नाराज हो इधर साइड से। टाइड क्या था, टाइड था धार्मिक कर, ये भी बातचीत हो चुकी थी। टाइड क्या था, टाइड था बेटा एक धार्मिक कर। टाइड क्या था, टाइड था एक धार्मिक कर। क्या था, एक ये था एक धार्मिक कर, है ना, जो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। ये क्या था, ये एक धार्मिक कर मान सकते हैं जो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था, ठीक है। और ये क्या था, ये था राजा के द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइल। इसे कौन वसूल करता था, राजा द्वारा वसूल किया जाता था, ठीक है। अब लिवरे क्या थी, लिवरे थी फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1794 के पहले फ्रांस में जो मुद्रा थी, फ्रांस में जो मनी था, है ना, मनी मतलब मुद्रा होती थी, हमारे रुपए हैं, जैसे भारत में क्या है, भारत में रुपए चलता है, उसी तरीके से उस समय फ्रांस में क्या चलता था, उस समय फ्रांस में लिवरे चलती थी। उस समय फ्रांस में क्या चलती थी, फ्रांस में लिवरे नाम की मुद्रा का प्रचलन था। अब एस्टेट, एस्टेट क्या है, एस्टेट एक वर्ग विभाजन है ना, क्या बोलते हैं, समाज में जो वर्ग विभाजन है उसे आप एस्टेट के नाम से जान सकते हैं। एस्टेट 1, एस्टेट 2, एस्टेट 3, जो मैंने आपको बताया। एस्टेट 1, फ्रांस का समाज 3 तरीके के एस्टेट में विभाजित था, एस्टेट 1, एस्टेट 2 और एस्टेट 3। ये मैंने आपको एक क्विक रिकैप दिया है पिछली वाली क्लास का, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बिल्कुल नहीं भूले होंगे। एस्टेट 1 मतलब कि पादरी, स्टेट 1 पे कौन आते थे, एस्टेट 1 में आते थे पादरी लोग, एस्टेट 2 में कौन आते थे, अमीर लोग। इन्हीं को बोला जाता था कुलीन तंत्र। इन्हीं को क्या बोलते थे, इन्हीं को बोलते थे कुलीन तंत्र। क्या बोलते थे इनको, कुलीन लोग, है ना, या तो अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग या फिर अभिजात वर्ग। और एस्टेट 3 में कौन होते थे, सामान्य लोग, है ना, आम पब्लिक, सामान्य जनता। इतनी बातें आप लोग को बाकायदा अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होंगी, और मैंने क्विक रिकैप दिया है आपको, अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये फोटो कहाँ की, ये फोटो है टेनिस कोर्ट की। ये फोटो कहाँ की है, ये फोटो है टेनिस कोर्ट की, ये फोटो है टेनिस कोर्ट की। अब ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि क्या क्लियर हो गई होगी कि वहां पर बाकायदा तीनों स्टेट के लोग बैठते हैं, एस्टेट 1, एस्टेट 2, एस्टेट 3। और फ्रांस में नियम क्या था, फ्रांस में नियम था कि वो वोटिंग के द्वारा ही नए करों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। एस्टेट 1, फिर एस्टेट 2 और एस्टेट 3, एस्टेट 3। तो फ्रांस में नियम क्या था, फ्रांस में नियम था कि एक स्टेट का एक वोट काउंट होगा, एक स्टेट का एक वोट हम काउंट करेंगे, एक स्टेट का हम एक वोट क्या करेंगे, हम एक वोट काउंट करेंगे, एक स्टेट का हम क्या करेंगे, हम एक वोट क्या करेंगे, एक वोट काउंट करेंगे। तो इस हिसाब से इनको तो टैक्स बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों, क्योंकि एस्टेट 1 और एस्टेट 2 को टैक्स देना ही नहीं था, उनको कोई कर देना ही नहीं था, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, चाहे आप कर बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए। तो इस तरीके से इनको जब कोई कर देना ही नहीं था तो इन्हें इससे मतलब नहीं है कि आप टैक्स को बढ़ा रहे हैं। अब जब इनका एक एक वोट काउंट किया जाएगा तो इसका मतलब है 2:1 से क्या करेंगे, ये टैक्स को बढ़ा देंगे, ये टैक्स को इंक्रीज कर देंगे, ये टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। बस यहीं पर प्रॉब्लम आ गई। यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि फ्रांस में ये नियम था कि एस्टेट 1 के 300 लोग बैठेंगे, एस्टेट 2 के 300 लोग बैठेंगे और एस्टेट 3 के 600 लोग बैठेंगे। तो जब एस्टेट 3 में वहाँ पर लोग गए, जब एस्टेट 3 के प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे, तब उन्होंने बोला कि आपकी ये जो पुरानी पद्धति थी, ये पद्धति कैसी थी, ये एक पुरानी पद्धति थी जो फ्रांस पे फॉलो हो रही थी, ये एक पुरानी पद्धति थी। ये क्या थी, ये एक पुरानी पद्धति थी जो फ्रांस में फॉलो हो रही थी। जब ये लोग वहाँ बैठते हैं तो एस्टेट 3 वाले क्या बोलते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अब अगर आपके 300 लोग हैं, आपके 300 लोग हैं
और हमारे 600 लोग हैं, तो अब आप नियम बनाएंगे 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट, प्रत्येक व्यक्ति प्रति वोट, है ना, प्रति व्यक्ति प्रति वोट, 1 पर्सन 1 वोट, मतलब हर व्यक्ति का एक वोट काउंट किया जाएगा, हर व्यक्ति का एक वोट आप काउंट करेंगे, है ना। तो 300 300 600 वोट आपके और 600 वोट मेरे। जब ऐसी पद्धति होगी तब जाकर के यहां पर वोटिंग सिस्टम होगा, तब जाकर के यहां पर क्या होगा, तब जाकर के यहां पर वोटिंग सिस्टम होगा, क्या होगा, तब जाकर के यहां पर वोटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, बहुत आराम समझिए। जब स्टेट 1 और स्टेट 2 इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, तो स्टेट 3 के जो लोग हैं, जो स्टेट 3 के लोग हैं वो इस सभा को छोड़ करके चले जाते हैं, जो स्टेट 3 के लोग हैं वो इस सभा को छोड़ करके चले जाते हैं बाहर, और जा करके एक फ्रांस में टेनिस कोर्ट होता है, ये क्या है, टेनिस कोर्ट होता है, यहाँ पर जा करके शपथ लेते हैं। इसी को ही वर्ल्ड हिस्ट्री में बोला गया है टेनिस कोर्ट की शपथ, टेनिस कोर्ट की शपथ, वो लोग टेनिस कोर्ट की शपथ, इसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में बोला गया है टेनिस कोर्ट की शपथ। वो लोग यहाँ जाके शपथ लेते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना नया संविधान बनाएंगे, हम क्या करेंगे, अपना नया संविधान बनाएंगे, हम क्या करेंगे, अपना नया संविधान बनाएंगे, और इस राजतंत्र को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला, जो स्टेट 3 के लोग हैं, इन्होंने बोला फ्रांस की जनता, मतलब फ्रांस जो है वो हमसे बना हुआ है, हम ही फ्रांस के ऑथेंटिक नागरिक हैं, हम ही फ्रांस के क्या है, हम ही फ्रांस के ऑथेंटिक नागरिक हैं, तो हम जो कहेंगे सरकार को वही मानना है। तो स्टेट 2 ने क्या किया, अपने संविधान का निर्माण करने की बात बोली, कहाँ पर, टेनिस कोर्ट में, और यहाँ पर शपथ ली कि हमें क्या करना है, हमें राजतंत्र को उखाड़ फेंकना है, हमें क्या करना है, हमें राजतंत्र को समाप्त करना है, हमें राजतंत्र को समाप्त करना है, हमें राजतंत्र को क्या करना है, हमें राजतंत्र को समाप्त करना है। तो ये क्या था, यही थी टेनिस कोर्ट की शपथ। और ये जो इतने लोग खड़े हुए हैं, ये सब तृतीय स्टेट के लोग हैं, ये सब कौन है, ये तृतीय स्टेट के लोग हैं, इसका मतलब ये लोग आम जनता है ना, आम जनता है, क्या है ये सब आम पब्लिक है, आम जनता है। और आम जनता ने कहा कि हम ही फ्रांस हैं और फ्रांस के सारे नियम कानून अब हम बनाएंगे। अभी जो राजा बोल रहा है उस बात को नहीं माना जाएगा, राजा की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, और अब हम जो बोलेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर क्रियाकलाप किया जाएगा, यहाँ पर क्रियाकलाप किया जाएगा। तो सब लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और वहां पर इस बात की शपथ लेते हैं, इस बात की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो मैं लेकर के आया हूँ, एनसीईआरटी में दी हुई है, बट मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सब बालक हैं, आप सब कर देंगे इसको, स्किप पढ़ेंगे है नहीं, इसलिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए, चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला जो एक परिवर्तन होता है वो होता है 1774 में, 1774 में क्या होता है, लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र में समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि फ्रांस का खजाना क्यों खाली था, क्यों, क्योंकि जो फ्रांस था वो ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेश को स्वतंत्र कराने में लगा हुआ था। अमेरिका का और ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था, तो इसने अपनी सेना और पूरा पैसा अमेरिका को दे दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन इनका साझा शत्रु था। ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन इनका साझा शत्रु था। आपको ही पता है कि इनके पहले जो 15 थे उनके समय में सप्तवर्षीय युद्ध हो चुका था, किससे, ब्रिटेन से ही। ब्रिटेन में और इन्हें अनबन चलती थी, पट्टी नहीं थी, बिल्कुल भी पट्टी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया था, उनके खिलाफ युद्ध हो रहा था, तो इनको मौका मिल गया और अमेरिका को इन्होंने सपोर्ट कर दिया। मतलब अपने यहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं, वहाँ जा कर के मिठाई दे रहे हैं, अपने यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, जनता क्या खा रही नहीं पता है, जनता को पाव रोटी तक नहीं मिल रही, दैनिक आहार नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भाई साहब लोग वहाँ जा करके मस्ती और माहौल कर रहे हैं ना, मस्ती है माहौल में, ये सब गाना गा रहे हैं कि आज तो करेंगे पार्टी पार्टी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका से युद्ध कर रहा है, इन्होंने बैग जाके सपोर्ट कर दिया किसको, अमेरिका को। और जब पता है आपको एक बात बताऊं, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ ना, अमेरिका ने लात मार दी इसको, फ्रांस को, बोला बुड़बक नहीं तो हमने कहा था आप हमको जाके सपोर्ट करो, काय चले आए पीछे के लिए। उसने इनको रत्ती भर का भाव नहीं दिया, जब स्वतंत्र हो गया वो ब्रिटेन से, तो उसने रत्ती भर का भाव नहीं दिया फ्रांस को, बोला हट बुड़बक नहीं तो, क्यों चले आए, हमने थोड़े बुलाया था, ऐसा तो अमेरिका है। चलो ये कोई बात नहीं, मजाकिया अंदाज था। फिलहाल ये मामला था, जब ये भाई साहब राजगद्दी में बैठते हैं तो इनका कोष खाली पाया जाता है, किनका, इन भाई साहब का, लुई 16 का। ठीक है, अब अगली जो डेट है वो है 1789, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। स्टेट जनरल का आह्वान होता है, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली गठन करता है, बास्तिल पर हमला और देहाती किसान का विद्रोह। बिल्कुल, वो बास्तिल के किले पे हमला करती है। अच्छा क्यों? क्योंकि बास्तिल ना उस समय पे ना क्रूर राजा का प्रतीक हुआ करता था,
इसीलिए लोगों ने बोला कि हम बास्तिल की जेल को तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी राजा के खिलाफ आवाज़ उठाता था, विद्रोह करता था, क्रांति करता था, राजा उसे जाके बास्तिल की जेल में डाल देता था, उसे आजीवन कारावास होता था या मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। तो लोगों के मन में गहरा असंतोष था बास्तिल की जेल को लेकर के कि यार इस जेल को तो हमें तोड़ना है, ये जेल जब तक रहेगी तब तक हमें लगेगा कि राजा राजा हमारे सामने खड़ा है। तो बास्तिल का जेल तोड़ा इसलिए गया था कि राजा के गुरूर को कम किया जाए, राज सत्ता को समाप्त करने के लिए बास्तिल की जेल पर हमला किया गया था। और जब ये लोग हमला करने जाते हैं ना बास्तिल की जेल में, तो वहाँ का जो कमांडर होता है, आप देखते होंगे जेल में जेलर होता है, वैसे उस समय वहाँ कमांडर हुआ करता था। तो बास्तिल जेल की रक्षा करते हुए वो मारा जाता है, जो बास्तिल जेल का कमांडर था। तो बास्तिल जेल में जब घुसते हैं ना, तो वहाँ उनको मात्र 7 कैदी मिलते हैं। कितने? मात्र 7 कैदी मिलते हैं, और वो बास्तिल जेल से उनको छुड़ा लेते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ बहुत ही मान के चलो जैसे बनिया टाइप के आदमी रहे, वो क्या करते हैं, जब बास्तिल जेल को तोड़ लिया जाता है ना, तो उसके अवशेष उठा लेते हैं, उसके अवशेष ले लेते हैं और जा करके मार्केट में सेल कर देते हैं। समझ रहे हो कि आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ बास्तिल जेल तोड़ी गई, राजा का गुरूर तोड़ा गया, फ्रांस की सत्ता को फ्रांस के राजतंत्र को ही क्या बोलते हैं, आग दिखा दी गई। और कुछ ऐसे आदमी रहे, हुआ जाके उठा लिए और जाके मार्केटों में बेच आए कि बेटा कम से कम जौनो मिला उसे पैसा तो मिल जाए। मार्केटों में जाके इसको सेल कर दिए थे वहाँ के जो अवशेष थे, और इससे उनको बाकायदा अच्छी खासी आमदनी हो गई। मतलब बनिया टाइप के आदमी वहाँ भी रहे, एकदम बुद्धि लगावत रहे कि भैया जो मिलना उठाओ और यहाँ फेंक दो जा करके। तो ऐसा तो क्रियाकलाप हुआ था यहाँ पर इनके यहाँ। ठीक है, फिर 1791 का टाइम क्या था? सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। क्या किया जाता है? संविधान। वैसे भी किसी भी कंट्री को, किसी भी लोकतंत्र को आगे चलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, किसकी? संविधान की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान में रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं जिसके माध्यम से हम क्रियाकलाप कर सकते हैं, अपने अधिकारों को जान सकते हैं और आगे के अपने भविष्य को निर्मित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए संविधान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें देश को किस दिशा में लेकर के जाना है, कौन से नियम फॉलो करने हैं, कौन से कानून बनाने हैं, जनता के हित में क्या सोचना है कि कोई गरीब व्यक्ति पीछे ना छूट जाए, सबको साथ लेकर के सबका विकास करना है। तो ऐसी सारी बातें किसमें लिखी होती हैं? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो, अब डेट आती 1792 1793। फ्रांस गणराज्य बनता है, सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है, जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डिक्टेटरी का शासन हो जाता है। ये कुछ ऐसा समय है जिसको आतंक का शासन बोला जाता है ना। इसमें रोबेस्पियर नाम का एक प्राणी आता है जो कि वहाँ पर एक क्या तानाशाही लेकर के आता है, और गिलोटिन वगैरह वहाँ पर एक मशीन हुआ करती थी कि ऐसे 2 खंबे रखते हैं, उसके बीच में आरी होती है, व्यक्ति को लटाया जाता है और पट से उसको नीचे गिरा के उसकी सर को हटा दिया जाता है, उसके सर को कलम कर दिया जाता है। तो ये भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है 1804, है ना। 1804 बहुत इंपॉर्टेंट समय है। नेपोलियन की संहिता आती है, नेपोलियन का कानून आता है। ठीक है, फिर आता है 1815, जब नेपोलियन की हार हो जाती है। जब क्या होती है? नेपोलियन की हार हो जाती है। ये सब भी आप लोग इस अध्याय में संपूर्णता से अध्ययन करेंगे। तो कतई परेशान नहीं होना है और हमारे साथ जुड़े रहना है, और अच्छे तरीके से इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे बढ़ो मेरे भाई, क्यों नहीं बढ़ रहे हो? चलो आगे देखो, जीने का संघर्ष। अब स्टार्ट करते हैं जीने का संघर्ष। आखिर ऐसी परिस्थितियां निर्मित कैसे हो गई कि राजा के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया? जो आपने पीछे पूरी कहानी सुनी है, जो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई, संक्षेप बताई, उसका पूरा विस्तारित वर्णन है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस बन गए कि टेनिस कोर्ट में जाके शपथ लेनी पड़ी, राजा के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट हो गया, और आम जन जो कि अपने से कभी मतलब रखा करता था, आज जाकर के राजा को आंख दिखा रहा है, बास्तिल के किले को तोड़ रहा है और राजा की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये पूरी कहानी अभी आप यहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर के 2.8 करोड़ हो गई। अब देखिए, फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में कितनी? 2.3 करोड़, बढ़ करके कितनी हो गई? 2.8 करोड़। सीधी सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाने पीने की आवश्यकता भी होगी, रहने की आवश्यकता भी होगी, उद्योग धंधे की भी आवश्यकता होगी, काम करने की भी आवश्यकता होगी। तो जब ये आवश्यकता होगी तो वो उस राज्य के जो सरकार होगी उससे मांगेगी, और जब सरकार इन सब बेसिक नीड को फुलफिल नहीं करेगी तो जनता के मन में असंतोष की भावना पैदा होगी, जनता के मन में रोष की भावना पैदा होगी। वही इसका रीज़न आगे के लिए पनपता है। ठीक है, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज से बढ़ गई, है ना। फ्रांस में अनाज वगैरह का उत्पादन कम था, कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती थी, कभी कभी हिमपात हो जाता था जिससे फसलें खराब हो जाती थी। ऊपर से इतने टैक्स, वैसे भी जनता को खाने के लिए अन्न नहीं है, ऊपर से टैक्स और इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो जनता नाराज होगी, जनता तो आपसे नाराज होगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हो गई।
जैसे हमारे हम लोग दाल चावल खाते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह, उस तरह यहाँ के लोग पाव रोटी का सेवन किया करते थे। ये इनकी बेसिक नीड थी, है ना, डेली का खाद्य पदार्थ था। तो इनकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है, इनकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। एक इसमें एक स्टोरी भी आती है कि क्या बोलते हैं, महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं और जो दुकानदार है वो पाव रोटी दे नहीं रहा है, पाव रोटी की कीमत ऊपर लगा रहा है। अंततः महिलाएं जो अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के लाइन में लगी थी, उनके सब्र का बांध टूट जाता है, वो जाके वो दुकान पे हमला कर देती हैं और पाव रोटी ले लेती हैं, है ना। तो महिलाओं ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया। महिलाओं ने भी कहा आखिर कब तक हम कष्ट सहेंगे भाई, एक समय पश्चात तो सब्र का बांध टूटता है, और जब वो टूटता है तो बड़े से बड़े राजतंत्र को बहा ले जाता है, बड़े से बड़े शासन, बड़े बड़े सत्ता को उखाड़ के फेंक देता है। तो ऐसी कोई घटनाक्रम यहाँ पर फ्रांस में भी हुआ, ठीक है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। कौन तय करता था? मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बद से बदतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, जो मैंने अभी आपको बताया है ना कि फ्रांस में दिक्कत क्या थी। देखो फ्रांस कहाँ पर स्थित है, फ्रांस आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, यूरोप महाद्वीप के आसपास है। वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की भौगोलिक कंडीशन कैसी है कि वहाँ पर सर्दी रहती है ना, वहाँ पर सर्दी रहती है। तो बेटा वहाँ पर नॉर्मल सी बात है, वहाँ हिमपात भी होगा, वहाँ पर ओले ही पड़ेंगे, तो वहाँ की फसलें खराब होना ही है, ठीक है, क्योंकि उस समय उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी जिससे फसलों को बचा लिया जाए, ठीक है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, फ्रांस में काफ़ी आम थे भाई। जब आदमी को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उनकी जीविका में तो संकट उत्पन्न हो गई, उनके लिए तो दिक्कत परेशानी आएगी। तो जब दिक्कत परेशानी आएंगी तो उनके मन में असंतोष की भावना पैदा होगी, उनके मन में रोष की भावना पैदा होगी, और परिणामतः वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और जब सरकार उनके अधिकारों को दबाएगी, उनके अधिकारों का हनन करेगी, तो एक स्थिति के बाद जैसे ज्वालामुखी दबाव के कारण फूट जाता है, वैसे इनका भी गुस्सा फूटता है और ये पूरे साम्राज्य की ऐसी की तैसी कर देते हैं, है ना, साम्राज्य को हिला करके रख देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या वार्तालाप कह रहे हैं। हाँ, अब बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में एक बुक, एक बकायदा क्या बोलते हैं, ये एक फोटो है, एक इमेज है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्या लिखा हुआ है? बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार, कौन है? मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता भी नहीं है ना, बेचारा गरीब। बेटा ऐसे लोग थे। ये कौन है? ये वो जमींदार है, मोटू जमींदार। और ये कौन है? ये वो गरीब है। ये क्या दे रहा है इनको? ये इनको टैक्स तो दे रहा है, ये इनको टैक्स तो दे रहा है। जैसे आपने वो देखी थी जैसे कि वो शोले पिक्चर थी, वो आते हैं ना, कालिया वगैरह सब आते हैं, बोलते क्या है रामू, क्या लाए हो आज? बोलता है हुजूर जौ लाए हैं। बोलो हुजूर गेहूं लाए हैं, है ना। तो वो सब जाके वसूली करने जाते थे, है ना, उनसे बकायदा वो टैक्स लेते थे कि हम यहाँ पर हैं तो आप लोग हमें खाने का टैक्स देंगे। वैसे ही ये भाई साहब बैठे हुए हैं, जमींदार होंगे कहीं के। ये बेचारा जितना इसके पास होता है, पहली बात तो गरीब है, इसके बाद खुद के खाने के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बेचारा आदमी अपने हिस्से में से काट करके अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ ले जाता है। और ये जो वाहियात आदमी बैठा हुआ है, ये जो पागल आदमी बैठा हुआ है, सेठ टाइप का, साहूकार टाइप का, ये इससे सब कुछ ले लेता है, लेकिन इसकी तरफ देखता भी नहीं है। खाएगा जो यही लाएगा, लेकिन इसकी तरफ देखेगा नहीं। यही बहुत बड़ा विभेद है। यही क्या है? इसी को आप बोल सकते हैं सामाजिक अंतर, है ना, सामाजिक अंतर। सामाजिक अंतर क्यों? ये गरीब है, ये अमीर है, सोचेगा अगर मैं इसकी तरफ देखूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इस पागल आदमी को कौन समझाए कि जो तुम अपने पेट में डालोगे ना खाने पीने की चीज, वो बेचारा यही लेके आया है। इसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मजदूरी की होगी, कितना अधिक श्रम किया होगा, तब जाकर के इसने अपने खेत में अनाज का उत्पादन किया होगा। तो असल में असली अमीर तो यही व्यक्ति है, क्योंकि इसने अपनी मेहनत से अपने अनाज को उपजाया है, ना कि ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है। लेकिन ये एक सामाजिक विभाजन था जो कि उस समय के वहां पर देखा जाता था, उस समय वहां के समाज में देखा जाता था, उस समय वहां के समाज में क्या किया जाता था, देखा जाता था। ये आपकी पूरी जीविका संकट वाला मामला है जो आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, क्रांति की शुरुआत। अब आखिर क्रांति की शुरुआत होती क्यों है? अब आखिर क्रांति की शुरुआत होती क्यों है? देखो, ऊपर आपने पढ़ा कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए। बिल्कुल, किन कारणों से बढ़ा दिए, आप लोगों को कारण पूरे याद होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसका क्या था, इसका राजकोष खाली था। ठीक है, और इस पर क्या था, इस पर इसका राजकोष खाली था, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, इस पर क्या था, इसको ब्याज चुकाना था, है ना, इस पर ऋण था। फ्रांस की सरकार पे क्या था, फ्रांस की सरकार पर ऋण था।
तो इसको ऋण भी चुकाना था। इसके लिए क्या हुआ, इसने टैक्स को बढ़ा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब कैसे किया होगा? बिल्कुल सोच सकते हैं। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल जो मैंने बताया। उसके लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाती थी, ठीक है, उसे मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि बैठक कौन बुला सकता है। औरतें आंदोलन में कूद पड़ी, मजार खोरी में जमाखोरी बढ़ गई। देहात गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि मालिक मजदूरों से जमीन ले रहे हैं। बाहर से लुटेरों को बुलाया गया, किसान की खेत फसल जला दिया गया, उन्हें लूटा गया। कुछ ने देश छोड़कर दूसरे चले गए और जागीरों को उन्होंने छोड़ दिया। ये सारी बातें अभी आपसे यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि फ्रांस में एक ऐसा समाज था, फ्रांस में एक ऐसी स्थिति थी जहां पर अगर आपको टैक्स को बढ़ाना था तो आपको बाकायदा प्रतिनिधि सभा बुलाई जाती है। जो मैंने आपको उस चित्र में क्लियर किया कि स्टेट 1 भी आएगा, स्टेट 2 भी आएगा, स्टेट 3 भी आएगा, ठीक है। स्टेट 1 के 300 प्रतिनिधि आएंगे, स्टेट 2 के 300 प्रतिनिधि आएंगे और स्टेट 3 के 600 प्रतिनिधि आएंगे। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें पर स्टेट का पर वोट काउंट किया जाता था ना, कि एक स्टेट एक वोट देगा। तो इस हिसाब से ऊपर के दोनों स्टेट तो माला माल हो जाते, क्योंकि उनको क्या बोलते, रसमलाई खाने को मिल रही थी। तो इस हिसाब से वो टैक्स को इंप्लीमेंट कर देते। लेकिन इस बार जो स्टेट 3 के लोग गए थे, उन्होंने इसका पूर्णतः बहिष्कार किया। उन्होंने बोला नहीं, अब की बार व्यवस्था ऐसी होगी कि पर पर्सन पर वोट होगा, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वोट करेगा। अगर इस आधार पर आप वोटिंग करेंगे तभी हम यहाँ पर रहेंगे, अदरवाइज हम इस सभा को छोड़ के चले जाएंगे। तो लुई 16 और पादरी इस बात को मानने को रेडी नहीं होते हैं। तो उनके विरोध में स्टेट 3 के जितने लोग आते हैं वो सब सभा छोड़ के बाहर चले जाते हैं और टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होकर के संविधान की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है और वो लोग डिसीजन करते हैं अपना हम संविधान बनाएंगे और इस राजतंत्र को उखाड़ करके फेंक देंगे, इस राजतंत्र को उखाड़ करके फेंक देंगे, ठीक है। हाँ, फिर देखो, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की सभा बुलाई, ठीक है, सभा बुलाई, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। कहां पर? वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो मैंने आपको बाकायदा क्लियर किया, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, है ना, समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। इस बार जो थर्ड स्टेट था ना, इसके जो प्रतिनिधि थे वो बाकायदा शिक्षित वर्ग था। वो कौन गया था? वो शिक्षित वर्ग था। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि शिक्षित वर्ग किससे प्रभावित था? शिक्षित वर्ग प्रभावित था किससे? रूसो से, जॉन लॉक से, मॉन्टेस्क्यू से। इनके विचारों को पढ़ता था जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था सेपरेट ऑफ क्या बोलते हैं, सेपरेशन, पावर ऑफ सेपरेशन का उसने सिद्धांत दिया था कि शक्ति का पृथक्करण करना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ द लॉज उसकी बुक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज उसकी बुक है। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, कि पावर किसी एक के हाथ में ना हो, बाकायदा हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और रूसो ने क्या लिखा था? रूसो ने लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किस प्रकार से राजा का समाज के प्रति व्यवहार रहेगा, क्या उसकी व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में वहां पर जानकारी प्रदान की गई थी। तो जितने भी तृतीय स्टेट के लोग थे वो सब अब शिक्षित हो चुके थे, इनके विचारों को पढ़ रहे थे, दार्शनिकों के विचारों को पढ़ रहे थे, उसका आदान प्रदान कर रहे थे। इस हिसाब से अब जब ये लोग यहाँ पर बैठेंगे तो अपने हितों की बात करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे और सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। जो सत्य होगा उसके लिए निष्ठावान होकर के वो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के गए थे, ठीक है। क्यों? किसानों को, औरतों को और कारीगरों को सभा में जाना नहीं था, लेकिन भाई उनकी भी तो कोई डिमांड्स होगी, भाई औरतों की डिमांड्स होगी, वो भी चाहते होंगे कि हमारे राइट में कुछ बोला जाए, हमारे अधिकारों की बात की जाए। किसानों को भी कुछ अधिकार होंगे कि भाई हमें एमएसपी दी जाए, हमें इतना हमसे लगान इतना ना लिया जाए, अगर फसल खराब हो गई होगी तो उस साल हम टैक्स नहीं देंगे। ये सारी बातें करनी होगी। जब ये सारी बातें होंगी तो उन्होंने बाकायदा 40,000 पत्र लिखे और अपने प्रतिनिधियों को, कौन, शिक्षित वर्गों को दिए कि जब आप वहां जाकर के बोलेंगे तो हमारी भी मांगों को वहां पर रखा जाए, हम जो डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में भी वहां पर वार्तालाप की जाए। वहां पर क्या की जाए? वहां पर वार्तालाप की जाए, ठीक है। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत, किसको? प्रत्येक वर्ग को एक मत, भूलिएगा नहीं, पर स्टेट का पर वोट काउंट किया जाता था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा, है ना, पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। उन्होंने बोला, किसने? तृतीय स्टेट ने। अब हम पुरानी वाली व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे, अब की बार नई व्यवस्था होगी और पर पर्सन पर वोट होगा, प्रति व्यक्ति प्रत्येक
वोट के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। अब देखो, फिर यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिससे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने अभी आपसे कहा, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए, सभा से बाहर चले गए। फिर तीसरे स्टेट प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राजतंत्र का प्रवक्ता मानते थे। बिल्कुल मानते थे भाई, क्योंकि यही वो स्टेट था जिसमें महिलाएं थी, है ना, यही वो स्टेट था जिसमें महिलाएं थी, ठीक है, मजदूर थे, किसान थे, शिल्पकार थे, वकील थे, व्यापारी थे, है ना, और नौकर लोग थे। तो जब इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर होंगी तो यही तो पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगी, यही तो फ्रांस की असली जनता है, और कौन है, यही तो फ्रांस के असली लोग हैं। तो जब ये लोग सभा से बाहर चले जाएंगे तब जाकर के बोलेंगे कि अब हमें राजतंत्र के खिलाफ क्या करना है, अब हमें राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठानी है। फिर क्या बोला, 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट, बोला ना, टेनिस कोर्ट की शपथ विश्व इतिहास में क्यों फेमस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, अब यहाँ पढ़िए। टेनिस कोर्ट में जमा हुए उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या घोषित किया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली को भंग नहीं करेंगे। हम संविधान बनाएंगे और जो राजा है उसको संविधान के अंडर लेकर के आएंगे, है ना। क्या करेंगे, हम पहले हम संविधान बनाएंगे और संविधान सर्वोच्च होगा, राजा उसके नीचे होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, राजा उसके नीचे होगा, और राजा की शक्तियों पर क्या होगा, राजा की शक्तियों पर लगेगा अंकुश, राजा की शक्तियों पर क्या लगेगा, बाउंडेशन, राजा की शक्तियों पर क्या लगेगा, राजा की शक्तियों पर लगेगा अंकुश, बाउंडेशन, ठीक है। उनका नेतृत्व मिराबो और आबेसिये ने किया। दो व्यक्ति वहां पर ऐसे थे, मिराबो और आबेसिये, जिन्होंने इस पूरी जनता का प्रतिनिधित्व किया। कहां पर, आबेसिये और मिराबो। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय की जुटी भीड़ के समय जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट लिखी। अब देखो यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम आया है, पहला नाम आया है आबेसिये, दूसरा नाम आया मिराबो। अब देखो, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो समाज के बड़े वर्ग हैं उनमें भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि उदारवाद होता है, लिबरल होता है, वो सबके हितों को ध्यान रखना चाहता है। तो वैसा ही एक व्यक्ति था मिराबो, जो कि कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, है ना। फ्रांस का जो स्टेट 2 था जहाँ पर कुलीन तंत्र लोग रहते थे उनमें पैदा हुआ था, लेकिन इसके मन में भी भावनाएं भी थी। ये भी चाहता था भाई जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनमें समानता की बात चले, है ना, उनके भी अधिकारों का रक्षा किया जाए। ये तृतीय स्टेट के लोगों की दुर्दशा देखकर के बहुत व्यथित हुआ करता था कि भाई इनकी क्या गलती है, अगर ये छोटे कुल में पैदा हुए तो इनकी तो कोई गलती नहीं है। जब इनकी कोई गलती नहीं है तो इनको इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, इतना शोषित क्यों किया जा रहा है। तो इसके बारे में ये बातचीत किया करता था। तो अच्छा व्यक्ति था, तो इसने उस पूरी जनता का प्रतिनिधित्व किया। और आबेसिये जो कि मूलतः पादरी था, ये भी इसी विचारों को मानता था और कहता था कि व्यक्ति का जो अधिकार होगा वो उसकी योग्यता से होना चाहिए, ना कि उसके कुल से। अगर कोई व्यक्ति प्रथम स्टेट में पैदा हो गया है तो इसमें उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, वो तो गलती से पैदा हो गया भाई। अगर भगवान चाहता तो उसको तृतीय स्टेट में भेज देता, पैदा हो गया तो कोई बात नहीं। तो इन दोनों ने क्या बोला कि अगर योग्यता है तो उस व्यक्ति की योग्यता को पहचानो, सिर्फ इसलिए कि वो तृतीय स्टेट में पैदा हुआ है उसका शोषण ना करो। तो इन दोनों व्यक्तियों ने इस पूरी जनसभा का क्या किया, नेतृत्व किया, इसको एक लीडरशिप प्रोवाइड कराई और इनके विचारों को क्या किया, सबके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखो, अब एक तरफ जिस समय वर्साय में ये सब सारा कारनामा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, शपथ ली जा रही है, उसी समय पे पेरिस में कुछ घटना हो रहा है, उसी समय में पेरिस में कुछ घटित हो रहा है, उसी समय पेरिस में कुछ घटित हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल, फ्रांस में 2 शहर है, वर्साय में ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। तो अब देखिए पेरिस में क्या हो रहा है, अब देखिए पेरिस में क्या हो रहा है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई, कड़ाके की ठंड के कारण हिमपात हो गया होगा, ओलावृष्टि हो गई होगी, जिससे फसल खराब हो गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। वहाँ का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उसकी कीमतें आसमान को टच कर रही थी, आसमान छू रही थी, मतलब उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई होंगी। हो सकता है पहले मान लो उसकी कीमत अगर 2 रुपये रही हो, अब बढ़ करके वो 200 रुपये हो गई हो। मैं रुपये में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे अच्छा कनेक्ट करेंगे।
हो सकता है उस समय अगर 2 रुपये में पाव रोटी आती होगी वो बढ़ करके 200 रुपये हो गई होगी। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि आपके यहाँ भी कुछ सब्जियां हैं जिनकी कीमतें आसमान छू रही होती, जैसे टमाटर एक टाइम पे 200 रुपये चला गया था, सेब से ज़्यादा महंगा टमाटर हो गया था, है ना। तो ये किस लिए होता है? ये होता है जब जमाखोरी होने लगती है, जब साहूकार क्या करते हैं, सूदखोरी करने लगते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं, इसको बाकायदा रख देते हैं और जब मार्केट में इनकी कमी हो जाती है तब जाके इसको मार्केट में निकालते हैं, जिससे उस पदार्थ के लिए इनको अच्छी खासी रकम मिल सके, उस पदार्थ के लिए इनको अच्छी खासी रकम मिल सके। ठीक है। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी, जो मैंने अभी आपको बताया, जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने क्या कर दिया? बवाल मचा दिया। गुस्साई औरतों ने क्या किया? गुस्साई औरतों ने बवाल कर दिया। ठीक है। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। बास्तिल पर धावा बोल करके उसको नेस्तनाबूद कर दिया। तो वो जो चित्र विशेष में मैंने सारी बात आपको बताई थी, एक अच्छा सा रिकैप दिया था, ये उसकी पूरी कहानी है कि कैसे कैसे क्या कार्यक्रम वहाँ पर घटा और किस कार्यक्रम के कारण 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की जेल पर हमला किया गया। ये सारा वो घटनाक्रम है। एक से एक पॉइंट आप कनेक्ट करते चले जाएंगे तो आपको याद करने में, समझने में, कंठस्थ करने में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैत लुटेरों को गिरोह बुला लिया है और पक्की फसलों को तबाह करने में निकल कर रहे हैं। बेटा देखो, एक कार्यक्रम क्या होता है ना, जिस समय हर तरफ आक्रोश होता है ना, जन आक्रोश होता है, उस समय अगर छोटी सी अफवाह भी फैलती है ना तो वो आग का काम कर जाती है। जिस समय सारा घटनाक्रम फ्रांस में चल रहा था, एक अफवाह उड़ गई कि भैया जो साहूकार हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो कुलीन तंत्र के लोग हैं, उन्होंने किराए पर गुंडे बुला लिए हैं और गुंडे जा करके जो किसानों की फसलें उसे खराब कर देंगे। अब ये छोटी सी अफवाह थी, लेकिन इस अफवाह ने पूरा कार्यक्रम बदल दिया। लोग इतने गुस्सा हो गए कि उनके पास जो हथियार थे, किसान का हथियार क्या होगा? किसान में कुदाल होगा, फावड़ा होगा, खुरपी होगी, ये सब हथियार हो गए। इस हथियार को लेकर के वो जा करके जो कुलीन तंत्र लोग थे उनके महलों में घुस गए और वहां जा करके उन्होंने उनको ऐसा भगाया कि भाग करके उनको देश तक क्या करना, देश तक उनको छोड़ना पड़ा। देखो सही बात यहाँ लिखी होगी। अभी कई जिलों में भय के आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। क्या क्या किसानों ने, जब किसानों की सारी बातें पता चली कि भाई इन्होंने लुटेरे बुला लिए, गुंडे बुला लिए हैं, तो अब अपनी रक्षा के लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अपनी रक्षा के लिए हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सारे किसान एकजुट होते हैं और जा करके किले पे आक्रमण कर देते हैं। अब इतनी ज़्यादा भीड़ को देख करके भैया वो तो साहूकार लोग हैं, उनको से बुद्धि चलानी आती, पावर तो होती नहीं है, भग जाते हैं छोड़ छाड़ करके। तो ये लोग क्या करते हैं, अन्य भंडार को लूट लेते हैं और जो इनके दस्तावेज थे, लगान संबंधी दस्तावेज, है ना, किसान सबसे पहले देखेगा भैया। अब दस्तावेज कौन से होंगे भाई? जब किसान होता है, छोटा किसान है, बड़े किसानों से क्या करता है, कर्ज लेता है ना, तो बाकायदा कभी उनकी कोई ज़मीन लिखवा लेता है, कभी खेत निकलवा लेता है। यही मौका था, इनको मिल गया गोल्डन चांस। इन्होंने उस सारे दस्तावेजों को आग लगा दिया कि भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि भैया जब ये लगान ही रहेगा, दस्तावेज रहेगा, तो कैसे आके मुझसे तुम लगान मांगोगे, कैसे आके मुझसे तुम कर्ज मांगोगे, ब्याज मांगोगे। तो किसानों ने बुद्धि लगाई और जाकर के सारे दस्तावेजों को वहां पर आग लगा दिया। ठीक है। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली, है ना। अंततः इनको भागना पड़ा। सठे साठ्यम समाचरित, यही वाला मामला है। ये लोग अंत में क्या करें, इनको भाग कर, पहले ये शोषण करते थे, अब जाकर के छोटे किसानों ने इनको भगाना स्टार्ट कर दिया और भाग करके ये लोग अपने अपने जागीरों को छोड़ दिया और अन्यत्र कहीं जाकर किसी दूसरे देश में इनको शरण लेनी पड़ी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अंततः इन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता अब से संविधान के अधीन होगी। उसने स्वीकार कर लिया। जब उसने जनता का आक्रोश देखा तब उसने ये माना, हाथ जोड़ कर के आए भैया कि तुम तो पब्लिक हो, सब जानती हो, अब जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अंततः वो इनके नीचे आ जाता है और संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, बोलता है अब से राजा के ऊपर संविधान का अंकुश रहेगा। अब से राजा के ऊपर क्या होगा, संविधान का अंकुश होगा। ठीक है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर कौन सा था बेटा? धार्मिक कर कौन सा था? टाइड। धार्मिक कर कौन सा था? टाइड, जो कि कौन लेता था? जो कि पादरी लेता था।
है ना, चर्च के नाम पर पादरी लेता था। अब इसको समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे से अधिक की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। 20 अरब से अधिक की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। इतनी ज्यादा संपत्ति लेकर के बैठे हुए थे कुलीन तंत्र के लोग, पादरी वाले। तो इन सबको जब सरकार ने जब्त करना प्रारंभ किया तो लगभग 20 अरब की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। एक तरफ वो भूखी जनता है जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, एक तरफ ये लोग हैं जो कि कुंडली मार करके बैठे हुए इतनी बड़ी संपत्ति पे। जब ये सारा क्रियाकलाप होता है, संविधान के अंडर लुई 16 आ जाता है, तो इनकी संपत्ति को जब्त किया जाता है, टाइड नाम के कर को समाप्त किया जाता है और अंततः 20 अरब लिवरे की जो संपत्ति होती है वो सरकार के अधीन में आ जाती है। ये देखो, ये है क्रांति का स्वरूप। अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस क्या बन गया? संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, है ना। अब संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान क्या होगा? संविधान होगा सर्वोच्च। और संविधान के नीचे कौन आएगा? संविधान के नीचे आएगा राजा। अब राजा कौन था? राजा था लुई 16, है ना। संविधान सर्वोच्च होगा और संविधान के नीचे कौन आएगा? संविधान के नीचे आएगा, संविधान के नीचे कौन आएगा? संविधान के नीचे आएगा राजा। संविधान के नीचे कौन आएगा? संविधान के नीचे आएगा राजा, ठीक है। एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया, है ना। क्या किया गया? शक्ति का पृथक्करण। क्या किया गया? यहाँ पर किया गया। आप लोग देखेंगे तो शक्ति का पृथक्करण। पेन विजुअल नहीं होगी आपको। क्या किया गया? किया गया शक्ति का पृथक्करण। किसका कॉन्सेप्ट था ये? मॉन्टेस्क्यू का। किसका था? मॉन्टेस्क्यू का, है ना। उसने बोला था सेपरेशन ऑफ पावर कि विधायिका, लेजिस्लेचर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव अलग होगा और जुडिशरी अलग होगा। इसका काम होगा लॉ बनाना, इसका होगा इंप्लीमेंट करवाना और इसका होगा इन दोनों पर निगरानी रखना। इस तरीके से शक्ति का पृथक्करण। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया ये भी फ्रांसीसी क्रांति की देन है। सबसे पहले जो शक्ति के विभाजन का कॉन्सेप्ट आया ये भी इस पूरे विश्व पटल को किसने दिया है? फ्रांस की क्रांति ने दिया है। किसने दिया? फ्रांस की क्रांति ने दिया है। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संवैधानिक राजतंत्र की क्या पड़ी? संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, ठीक है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। कब? 1791 में क्या किया? कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः नेशनल असेंबली के सदस्यों को क्या करती थी? चुनती थी, ठीक है। ये कब की बातें कर रहे हैं? बातें कर रहे 1791 की, जब ये सारा क्रियाकलाप चल रहा होता है, नेशनल असेंबली का चुनाव हो रहा होता है, ठीक है। और जो लुई 16 होती है वो ये मान जाता है कि अब संवैधानिक सत्ता किसके पास होगी? संविधान के पास में होगी और मेरी शक्तियों पर संविधान का क्या होगा? नियंत्रण होगा, अंकुश होगा। अब जब ये नेशनल असेंबली बनी है और जब संविधान का वहां पर निर्माण किया गया है तो वहां पर एक व्यवस्था थी। वहां पर सबको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, सबको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। जो सभी लोग थे उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। सबको जो वोट का अधिकार है वो नहीं दिया गया था, है ना। लोगों को मतलब कि वहां की जो आम जनता थी उनमें सभी को अधिकार नहीं दिया गया। यही बात लिखी, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। देखो अब यहां से दो कॉन्सेप्ट निकल करके आएंगे, दो कॉन्सेप्ट निकल करके आएंगे। पहला निकल करके आएगा सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक बहुत आराम समझोगे, इसमें तनिक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैं हटा देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट था सक्रिय नागरिक का और दूसरा था असक्रिय नागरिक।
ऐसा नहीं है कि वो नागरिक कोई काम धंधा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर जो सक्रिय नागरिक का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होगा कि कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता। इनको वोट का अधिकार था, इनको वोट का क्या बोलते हैं, इनको वोट का राइट था, इनको वोट का इनको वोट का राइट था और इनको वोट का अधिकार नहीं था। जो सक्रिय नागरिक थे इनको वोट का अधिकार था। अब ये कौन थे? ये थे जो कि 25 प्लस के हों, 25 प्लस के हों, इसके साथ कम से कम जो 3 दिन का वेतन कर के रूप में देते हों, कर के रूप में देते हो, ऐसे लोग वहां पर सक्रिय नागरिक आते थे, इनको वोटिंग का राइट था। अब इसमें कौन थे? इसमें थी महिलाएं। आज सक्रिय नागरिक मतलब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। और किनको नहीं था? श्रमिकों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, जो श्रमिक थे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। फिर जो नौकर थे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। अब इसके बाद किसको? और जो अनपढ़ लोग थे, मतलब जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, उनको भी वोटिंग का अधिकार फ्रांस ने नहीं दिया था। जिस समय ये 1791 में नेशनल असेंबली बनी, उस समय इतने लोग को वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो ये सारे लोग हो गए असक्रिय नागरिक। ये जितने लोग हो गए, ये सारे लोग क्या हो गए? ये सारे लोग हो गए असक्रिय नागरिक, इन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। और 25% से ज्यादा लोग होंगे पुरुष, है ना, महिलाएं इसमें आ गई तो यहां से पुरुष होंगे। और जो 3 दिन का वेतन देते थे उन्हें वोट का अधिकार दिया गया, तो वहां पर उन्हें बोला गया सक्रिय नागरिक। क्या बोला गया? सक्रिय नागरिक। ठीक है। अब शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। मैंने आपको समझा दिया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। कुल मिलाकर के जो टैक्स देगा वही यहां पर आकर के वोट में सम्मिलित हो पाएगा। देखो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। सक्रिय नागरिक, मतदान प्राप्त केवल लोग, और इसमें कितने लोग थे? इसमें सिर्फ 40 लाख लोग थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था? यहाँ बोला था कि 25 साल की एज हो और कम से कम 3 दिन का वो उन्होंने वेतन टैक्स के रूप में दिया हो। 3 दिन का वेतन उन्होंने क्या होता है? टैक्स के रूप में दिया हो, है ना, टैक्स के रूप में उन्होंने दिया हो। तो ऐसे लोग वहां पर सिर्फ 40 लाख थे, वहां पर सिर्फ 40 लाख थे। बाकी सब लोग इसमें आ गए थे। बाकी किसमें आ गए थे? बाकी सारे लोग किसमें आ गए थे? कौन है ये सब? ये सब है असक्रिय नागरिक। ठीक है, असक्रिय नागरिक। अब आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सक्रिय नागरिक कौन थे और असक्रिय नागरिक कौन थे? सक्रिय नागरिक वो जो 25 साल के ऊपर के पुरुष और कम से कम 3 दिन का वेतन उन्होंने टैक्स के रूप में दिया हो। ठीक है, और ऐसी संख्या मात्र 40 लाख थी फ्रांस में। बाकी जितने लोग बचे वो सब असक्रिय नागरिक में आ गए, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, अनपढ़ लोग हो, महिलाएं हो, ये सब लोग किसमें आ जाएंगे? ये सब लोग आ जाएंगे असक्रिय नागरिक में। ठीक है। अब फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। देखो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में और भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 में गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी, लेकिन तब तक इस योजना पर अमल होता। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर डी लाइन द्वारा रचित मार्सिल गीत भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिल हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। अब इस घटनाक्रम को पढ़िए, इस घटनाक्रम को समझिए कि क्या ये घटनाक्रम कहना क्या चाहता है। देखो जनता के प्रेशर में, जनता के दबाव में लुई 16 संविधान को मानने को तैयार हो गया, लेकिन ये बात भी मानते हैं जो हमेशा से पनीर खा रहा हो, छोले भटूरे खा रहा हो, काजू कतली खा रहा हो, वो नॉर्मल से इन आदतों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। जैसे हमेशा शान और शौकत में रहने की आदत होती है, उससे एक बैग बोल दो कि भैया तुम आज से यहाँ नहीं रहोगे, महल में रहोगे, क्या बोलते किसी नॉर्मल घर में रहोगे, तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। राजा का ईगो हर्ट हो गया। उसने बोला मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मुझ पर एक संविधान वो करेगा, नियंत्रण करेगा। तो अब उसको इससे हटना था, तो उसने क्या किया? उसने जो दूसरे पड़ोसी राजा थे उनके साथ गुप्त वार्ता स्टार्ट कर दी, जैसे कि उसमें प्रशा था और ऑस्ट्रिया भी था।
इनके साथ मिलकर के इसने गुप्त वार्ताएं स्टार्ट कर दी कि मुझे किसी भी कीमत में इस संविधान को हटाना है और पुनः अपनी सत्ता को वापस स्थापित करना है। ये सारी वार्तालाप चल रही थी किससे, प्रसा से और ऑस्ट्रिया से। तो क्या हुआ कि इसने वहां पर गुप्त संध्या कर दी और डेट तय किया कि इस डेट पे हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और जिन्होंने संविधान बनाया है उनके खिलाफ हम युद्ध की घोषणा करेंगे। समझ रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों को मारने के लिए, अपने ही देश के नागरिकों से युद्ध करने के लिए उस व्यक्ति विशेष ने अन्यत्र किसी देश की सहायता ले ली। अच्छा, अब इस बात से आसपास के पड़ोसी देश डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वहां भी सेम व्यवस्था चल रही थी, वहां भी राजतंत्र था, वहां भी लोगों का शोषण हो रहा था। तो उनको लगा कि फ्रांस की ये चिंगारी कहीं मेरे देश में ना आ जाए, मेरे भी लोग अधिकारों की बात ना करने लगे और हमें भी अपनी सत्ता न त्यागनी पड़े। और सत्ता का मोह ऐसा होता है कि कोई त्यागना नहीं चाहता। ठीक है, तो कोई नहीं चाहता कि उसे सत्ता का मोह त्यागना पड़े और वापस से क्या बोलते हैं, जनता को आगे आना पड़े। इसलिए उनमें क्या हुई, साठगांठ हो गई। लेकिन इसके पहले कि ये लोग क्या बोलते हैं, लड़ाई का बिगुल फूंकते, उसके पहले 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध की घोषणा कर दी। नेशनल असेंबली को पता चल गया कि ये राजा कुछ ना कुछ गड़बड़ा कर रहा है, खेला खेल रहा है। तो इसके पहले राजा खेला खेले, हम खेला खेल देते हैं। 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस घोषणा के बाद जो फ्रांस की आम जनता थी उसने बढ़ चढ़ करके इस युद्ध में भाग लिया, बढ़ चढ़ करके भाग लिया इस युद्ध में, और अपने ही राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने युद्ध का बिगुल फूंक दिया। लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्र के खिलाफ नहीं फूका था, उन्होंने फूका था यूरोपीय राजाओं और कुलीन तंत्रों के खिलाफ। अब आप सोचेंगे सर जनता ने आक्रमण कर दिया देश पे, नहीं, जनता ने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कि मेरे राष्ट्र में गणतंत्र स्थापित हो सके, जनता का शासन हो सके, उन्होंने कुलीन तंत्रों के खिलाफ और राजाओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया, है ना, युद्ध का बिगुल फूंक दिया। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि शान तेरी कभी होने पाए ना कम, हम रहे ना रहे नहीं इसका है गम, वक्त आने पे खुद को लुटा देंगे माँ, तेरी आंखें मगर होने देंगे न नम, भारत माँ की हम संताने, शीश झुकाने भला हम क्या जाने। जब ऐसे ऐसे जब गीत लोग सुनते हैं तो आपका हृदय भी लबरेज हो जाता है ना, कि आज युद्ध हो जाए तो जाकर के राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएंगे। तो उसी समय पे एक बहुत ही प्रचलित एक गाना था जिसको लिखा था रॉजर डी लाइन ने। रॉजर डी लाइन एक वहाँ के कवि हुए थे, उन्होंने लिखा था कौन सा, मार्शले नाम का एक गीत लिखा था। इस गीत को गाते गाते हजारों स्वयंसेवी लोग जाकर के सेना में भर्ती हुए और कूच कर दिया उन्होंने प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध का बिगुल फूका था उसमें हजारों स्वयंसेवी इस गाने को गाते गाते भर्ती होने लगी और जाकर के कुलीन तंत्र और राजतंत्र के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए। अब ये गाना इतना फेमस हुआ, ये गीत इतना फेमस हुआ कि कालांतर में समय के साथ परिवर्तित होते होते इसे फ्रांस का राष्ट्रगान बना दिया गया, है ना। अब ये क्या, इस समय फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? अब कोई आपसे पूछ सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, तो आप बोलेंगे मार्सिले। मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हमारे जनगण मन है ना, जनगण मन अधिनायक जय हैं भारत भाग्य विधाता, ये हमारा राष्ट्रगान है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रगीत है। वैसे ही मार्सिले वहां का राष्ट्रगान है। कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, भूलिएगा नहीं बिल्कुल इस बात को। अब 1792 की गर्मियों ने जैकोबिनों खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ठीक है, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलिस के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। जब जनता आक्रोशित हो जाती है ना तो वो किसी को नहीं देखती है, जब जनता निर्णय करने पर आती है तो बड़े से बड़े राजतंत्र को, बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ करके फेंक देती है। यही काम हुआ 1792 की गर्मियों में। जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर, वहां का एक जगह होगी ट्यूलेरिया, वहां पर एक पैलेस होगा, वहां पर इन्होंने धावा बोल दिया और राजा को बंदी बना लिया। राजा के जितने बॉडीगार्ड थे उनको मार दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी, लुई 16 को मुर्गा बना दिया था और उसकी वाइफ को मुर्गी। बोले चलो मुर्गा बन जाओ, कम से कम घंटों मुर्गा बनाए रखा। किसको? लुई 16 को। बोला जो तुम गद्दी में बैठ के चौड़ियाते हो ना बेटा, बन जाओ मुर्गा। सच में जनता ने लुई 16 को मुर्गा बना दिया। बन मुर्गा, बहु बकैती देख ली। जब देखो तब ये टैक्स बढ़ाएंगे, वो टैक्स बढ़ाएंगे, संधि करोगे हमारे खिलाफ, आओ तुम्हारी तैसी। बना दिया मुर्गा। किसको? लुई 16 को। और जब लुई 16 मुर्गा बन गए तो हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करो, गलती होगी। बोले गलती कैसे हो गई, ऐसी तैसी तुम्हारी। तो दोनों को मुर्गा बना दिए थे। किसको? लुई 16 को भी और उसकी वाइफ को भी। ठीक है, बाद में असेंबली ने शाही परिवारों को जेल में डाल दिया। बाद में क्या किया असेंबली ने, क्या किया, शाही परिवारों को जेल में डाल दिया। अब शाही परिवार कौन? लुई 16 और उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा खानदान। प्रस्ताव पाए गए, नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब आपसे कोई पूछेगा नवनिर्वाचित असेंबली का क्या नाम था, तो आप बोलेंगे नवनिर्वाचित असेंबली का क्या नाम था? जो असेंबली थी
उसको जो 1792 में चुनाव हुए थे ना, जो 1792 में चुनाव हुए थे उसमें किसका नाम दिया गया था? कन्वेंशन का नाम दिया गया। किसका नाम? कन्वेंशन का नाम दे दिया गया था, है ना। ये क्या थी? नवनिर्वाचित थी। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। इसने क्या किया? 1792 में पूरी तरीके से राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब देखो, अब अगला जो आप में टॉपिक है वो है आतंक का राज। आप इसमें सुनेंगे रोबेस्पियर का नाम। किसका सुनेंगे आप? रोबेस्पियर का नाम सुनेंगे, जो कि वास्तव में फिर तानाशाह बन जाता है और इसी को आप बोलेंगे तानाशाही का राज। देखो, सन 1793-1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की साहस नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी पाए जाने पर गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर काट दिया जाता था। गिलोटिन का आविष्कार गिलोटिन नाम के एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा था। ठीक है, गिलोटिन का आविष्कार, जैसे देखो ये गिलोटिन है, ये क्या है? ये गिलोटिन है। अब देखो, जिस समय राजतंत्र का अंत किया जा रहा था और गणतंत्र की स्थापना किया जा रहा था, उस समय जो सबसे बड़ा नेता उभर करके आया था उसका नाम था रोबेस्पियर। उसका नाम था रोबेस्पियर। अब जब वो बड़ा फेमस हो गया, उसने लोगों की बातें की, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, अरे यार ये आदमी तो हमारी बस की बातें कर रहा है, ये आदमी तो हमारे लिए बात कर रहा है। लेकिन धीमे धीमे जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है, पावर आता है, तो वो तानाशाह हो जाता है। इस तरह से रोबेस्पियर भी हुआ। मतलब अगर आप गणतंत्र के खिलाफ कुछ भी बात करते थे तो वो आपको देशद्रोह मानता था, देशद्रोही मानता था और आपको चुपचाप जाकर गिलोटिन में चढ़ा देता था। ठीक है, न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता था और न्यायालय पे भी जो लोग बैठते थे वो उसके ही लोग थे, उसे जाकर के वो क्या करता था? चढ़ा देता था। किस पर? गिलोटिन पे। इसी तरीके से इसने कुलीन परिवार के लगभग सभी सदस्यों को समाप्त कर दिया। भाई देखो, एक पूरे किसी व्यक्ति गलती हो सकती है, व्यक्ति का पूरे समाज में गलती नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई कुलीन वर्ग में सभी व्यक्ति खराब थे या पादरी वर्ग के सभी व्यक्ति खराब थे, लेकिन चूंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझना चाहता था तो इसने वहाँ के सभी लोगों पर अत्याचार किया। और इवन इसने जो कुलीन तंत्र के जितने लोग थे, अगर कोई भी इसकी बात को नहीं मानते थे, उसे फटाफट न्यायालय में दोषी करार दिया जाता था और जाकर गिलोटिन में चढ़ा दिया जाता था। यही हश्र ये किसका करता है? यही हश्र होता है लुई 16 का। और जो उसकी रानी होती है उसको भी सरेआम फांसी दे दी जाती है, मैरी एंटोनियट को, जो उसकी रानी हुआ करती थी। तो ये जो सारे कार्यक्रम चल रहे थे उस समय आतंक का राज में चल रही थी, जो कि समय था 1700 क्या था? 1794 के हिसाब का, है ना। यही लिखा हुआ है, मैं एकदम सही हूं तो। हाँ, 1794, 1793 और 1794, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आतंक का राज। दाइंड भी हो गया, यहीं तक था क्या बालको? हाँ, तो यहाँ तक का मामला था। तो बेटा यहाँ तक की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद भी आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद भी आएगी। तो एट द एंड थैंक यू सो मच। अब आपको क्या करना है? लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, और एनसीईआरटी बेस के हिसाब से पूरा पढ़ाया जा रहा है। एक एक टॉपिक आपको मैच भी करेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले आपको काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। क्यूट से कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और हमसे कनेक्ट बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।